दरअसल एक खबर इसी से जुड़ी अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य पूर्व में जहां ईरान अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडा पर लगातार बढ़कर काम कर रहा है। दरअसल 4 जुलाई को अजरबैजान में मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें ईरान और पाकिस्तान समेत कई मुल्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की। मुस्लिम देशों की इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी शामिल हुए। खबर है, साफ है कि लगातार अब ईरान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को अपने साथ एक मोर्चे पर लाकर खड़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि जहां अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बाकी दूसरे मुल्क जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान को सपोर्ट करे। और शायद ये बड़ा चैलेंज इस समय इजराइल के सामने ईरान खड़ा करना चाहता है। और हमारे सहयोगी पढ़े भी हमारे साथ जुड़े। पढ़े, देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा कार्ड है जो ईरान पहले भी खेल चुका है और ईरान को लग रहा था कि समर्थन मिलेगा, लेकिन हमने इस युद्ध के दौरान देखा, इजराइल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के जो अटैक हुए, कि सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा कुछ निकला नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ईरान जिस एजेंडा पे इस समय मुस्लिम ब्रदरहुड पे काम कर रहा है, ये कारगर होगा ईरान के आने वाले अटैक्स को लेकर या फिर उनकी तैयारियों को लेकर? देखिए, ये एक बहुत ही इल्यूसिव आइडिया रहा है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं तो बहुत होती रही। लेकिन अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड को पूरा देखें, चाहे आप ओआईसी जैसे संगठन को भी देखें, ये एक संगठन है जो बयानों के लिए तो साथ में आता है, कई बार इस तरीके के रेजोल्यूशन भी पास होते हैं। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो क्या सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत या इराक ये चाहते हैं कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो? कतई नहीं चाहते हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद लगातार कई ऐसी दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से, कि देखिए हमले नहीं हुए। ईरान ये कहता है कि हमलों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका कहता है कि हमलों से बहुत फर्क पड़ा है और कम से कम 2 साल के लिए तो ईरान के कार्यक्रम रुक गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने, और उन्होंने बताया कि आखिरकार इन हमलों के दौरान और हमलों के बाद ईरान कैसी तैयारियां कर रहा है। ये जो 2 लाल निशान हैं, ये दरअसल वो जगह है जहाँ पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स फोर्डो पे उस दिन गिरे थे। अब अगर आप इन जगहों की बात करें, अगर ये 2 निशान यहाँ गिरे होते, यहाँ गिरे होते, यहाँ गिरे होते, तो कह सकते थे कि अंदर कोई खासा नुकसान नहीं हुआ होगा परमाणु कार्यक्रम को, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज कैस्केड, जहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी परमाणु योजना, किसी परमाणु फैसिलिटी का कहें अगर हम, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो यहाँ पे होता है। इन हॉल्स में वो सेंट्रीफ्यूजेस रखे होते हैं जो लगातार बहुत तेज़ी से घूमते हैं। अब इसके आधार पे, इस डिज़ाइन के आधार पे हम कह सकते हैं कि इन 2 जगहों पे इम्पैक्ट हुआ था। ये जो आपको दिख रहा है बेस में, ये एक्चुअल तस्वीर है एक शाफ्ट्स की। अब इन 2 जगहों पे क्यों हुआ था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर हम बात करें, दरअसल उन 2 जगहों पे उस पूरी पहाड़ी का सबसे कमज़ोर पॉइंट था। अगर आप देखें, ये वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। किसी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हवा के आने के लिए आपको शाफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 कमज़ोर शाफ्ट के पॉइंट चुने गए थे। इसकी तैयारी, जैसा मैंने कहा, करीब 15 साल से चल रही थी। देखिए, 15 साल का आंकड़ा कहाँ से आता है? ये 2009 की तस्वीर है। 2009 में ही जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ जब काम चल रहा था, तो ये शाफ्ट्स दिख रहे थे। ये जो शाफ्ट्स हैं ये दिख रहे हैं, यानी पहाड़ को अगर हिट करना है तो कमज़ोर पॉइंट कौन सा होगा? ये कमज़ोर पॉइंट था, ये कमज़ोर पॉइंट था। अब हमले के पहले हालांकि इन्हें ढक दिया गया था। ये देखिए, ये ढका हुआ है सीमेंट से, मिट्टी से, लेकिन सॉलिड रॉक नहीं है। सॉलिड रॉक अगर नहीं होगा तो ये सॉफ्ट पॉइंट्स बन जाएंगे, और इन्हीं 2 सॉफ्ट पॉइंट्स को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने निशाना बनाया। ये जो निशान है, ये जो बीच वाला छेद है, इससे करीब 6 बॉम्ब एक साथ गए हैं। जो 2 अलग अलग डॉट्स हैं वो शाफ्ट के निशान हैं। इसी तरीके से ये जो बीच वाला आपको क्रेटर दिख रहा है, यहाँ से 6 B-2 बॉम्बर्स, 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गए हैं, और ये शाफ्ट का निशान है। तो ये तो हो गई कहानी 22 तारीख तक की, जब बॉम्बिंग हुई। उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे की जानकारी इन तस्वीरों में। 22 तारीख को देखिए, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, पंखा गिरा हुआ है, शाफ्ट खुले हुए हैं, बॉम्ब्स अंदर गए हैं। 29 तारीख को क्या होता है? 29 तारीख को हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रेन आ जाता है। शुरू में लोगों को उम्मीद थी कि शायद ईरान इस क्रेन के माध्यम से पहले कैमरा नीचे भेजेगा, फिर शायद कुछ लोग जाएंगे, क्योंकि फोर्डो में नीचे परमाणु फैसिलिटी थी, देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं उसमें क्या हो रहा है, ये देखिए। 1 जुलाई की तस्वीर में
इसे ढका जा रहा है। अगली कहानी है नातान्ज की, जहाँ पे ये दूसरा ठिकाना, जहाँ पे दूसरे B-2 बॉम्बर्स ने, अमेरिका के बम्बर्स आए थे। देखिए यहाँ पे भी आप देखें, ये ढकने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पे एक क्रेटर था गोल, इसे भी ढक दिया गया है, गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो इन दो जगहों के बारे में जो सबूत हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इन दो जगहों पे जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो शायद नहीं बची होगी, बचने के चांसेस बहुत कम है। देखिए दो तरह के इलाके हैं इस्फहान में, एक जो कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी थी उसकी ये बिल्डिंग्स हैं, और एक उसके बगल में ये पहाड़ियाँ। यहाँ पे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स नहीं बरसाए हैं, अमेरिका ने यहाँ पे टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स बरसाए हैं। उन क्रूज मिसाइल्स ने तबाही तो बहुत मचाई, तबाही इतनी मचाई जिसको आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये देखिए खूब तबाही मची है, यहाँ पे खूब तबाही है। लेकिन एक ख़ास बात है, वो है इन पहाड़ियों में। इन पहाड़ियों में चूँकि यहाँ पे B-2 बॉम्ब्स नहीं हैं, और इन पहाड़ियों में एक और चीज़ है जो हमने देखा है फोर्डो के पास। देखिए टनल्स यहाँ भी हैं, टनल्स यहाँ भी हैं, टनल्स के एंट्रेंस को नुकसान पहुँचा है। लेकिन इस तस्वीर में एक ख़ास बात है जो बाकी की दो तस्वीरों में नहीं है। अगर आप यहाँ की सड़कों को देखें, अगर आप इस्फहान की सड़कों को देखें और इसके आसपास की फैसिलिटीज़ को देखें, तो ये पूरा इलाका वीरान है। यहाँ ना तो कोई बुलडोज़र है, यहाँ ना कोई ट्रक है, ना कोई दूसरी गाड़ी है। अब अमेरिका हमलों के बाद भी क्या ईरान के परमाणु बम बनाने के ईरान बेहद करीब है? ये दुनिया भर के सामने ये सवाल अब भी खड़ा हुआ है।